हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज हम करने वाले हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों के लिए क्लास रहने वाली है। तो पेपर कोड जरूर मैच कर लीजिएगा। पेपर कोड है BPSC 104, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। और जून सेशन वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर अभी तक आपने गेस्ट पेपर परचेज नहीं किए हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। यहाँ पे सर्च सेक्शन में जाएंगे, अपना पेपर कोड सर्च करेंगे और उसके जितने भी गेस्ट पेपर है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप यहाँ से सीधा ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं। 9580023321 पर सीधा संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों पर एक निबंध लिखिए। यानी भारत की जो राजनीति है उसमें जो क्षेत्रीय दल हैं उसके बारे में हमें बताना है, निबंध लिखना है। जब भी आप अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे हमेशा 3 पार्ट्स में करेंगे। पहला हमेशा इंट्रोडक्शन यानी परिचय, दूसरा मेन बॉडी यानी मुख्य बिंदु, और लास्ट में कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। ठीक है, और सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। भारत एक विशाल और विविधताओं वाला देश है। यहाँ विभिन्न भाषाएं, संस्कृति, धर्म और क्षेत्र हैं। इन विविधताओं के कारण भारत के अलग अलग राज्यों में लोगों की समस्याएं और आवश्यकताएं भी अलग हैं। यानी भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसमें बहुत सारे लोग, धर्म, जाति के लोग रहते हैं जिनकी अलग अलग भाषाएं। अगर आप देखें तो हर 10 कोस पे एक नई भाषा, एक नए विचारधारा के लोग हमें देखने को मिलते हैं। ऐसी स्थिति में जो है वहाँ पर लोगों की समस्याएं भी बहुत अलग अलग हैं, लोगों की आवश्यकताएं भी अलग हैं। इन्हीं क्षेत्रीय हितों और मार्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है। यानी इसीलिए क्षेत्रीय दलों को बनाया गया था कि प्रत्येक क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको आसानी से हल किया जा सके। क्षेत्रीय दल वे राजनीतिक दल होते हैं जिनका प्रभाव मुख्य रूप से किसी विशेष राज्य या क्षेत्र तक सीमित होता है। ये दल स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर तक उठाने का कार्य करते हैं। यानी हम देखते हैं कि क्षेत्रीय दल जो है वो राजनीतिक दल होते हैं, वे राजनीतिक दल होते हैं जो सीमित जगह यानी एक क्षेत्र के लिए काम करते हैं, उनके ही मुद्दे उठाते हैं। मुख्य बिंदुओं पर आते हैं। क्षेत्रीय दलों का उदय, यानी क्षेत्रीय दलों का उदय कैसे हुआ? स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों में राष्ट्रीय दलें जो थी विशेषकर कांग्रेस का प्रभुत्व, यानी हम जो देखते हैं कि ज्यादातर प्रभुत्व जो था पूरे देश में कांग्रेस का था। लेकिन समय समय के साथ लोगों ने महसूस किया कि उनकी स्थानीय समस्याएं प्राप्त महत्व नहीं मिल रहा है, यानी जो उनकी समस्या है उनका पर्याप्त निवारण उन्हें नहीं मिल रहा है। इसके लिए परिणाम स्वरूप विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों का गठन हुआ। भाषा, संस्कृति, क्षेत्रीय पहचान और आर्थिक असमानता तथा स्थानीय विकास की मांग ने क्षेत्रीय दलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी धीरे धीरे जो समस्याएं थी, जैसे ये एक क्षेत्र है, इसकी जो समस्याएं हैं इसके निवारण के लिए एक क्षेत्रीय संगठन, एक क्षेत्रीय दल का निर्माण किया जाने लगा। ठीक है, मुख्य क्षेत्रीय दल कौन कौन से थे उनके बारे में बात करते हैं। भारत में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल जो है अस्तित्व में थे। उदाहरण के लिए द्रविड़ मुनेत्र कंडगम यानी DMK जो तमिलनाडु में थी, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कंडगम AIADMK जो तमिलनाडु में थी, तृणमूल कांग्रेस जो पश्चिम बंगाल में थी, बीजू जनता दल जो BJD उड़ीसा में थी, तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP आंध्र प्रदेश में थी, और समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में अस्तित्व में आई। इन दलों ने अपने अपने राज्यों में महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका निभाई। क्षेत्रीय दलों की भूमिका, अब क्षेत्रीय दलों की भूमिका की बात कर लेते हैं। क्षेत्रीय दल भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो हर राज्य की एक लोकतंत्र व्यवस्था बनाने में अपना योगदान बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देते हैं। वे स्थानीय समस्याओं और जनता के मांगों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। विदल क्षेत्रीय विकास, रोजगार, शिक्षा, कृषि, बुनियादी सुविधा से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता
एकता से उठाते हैं। यानी जो जो एक क्षेत्र यानी एक जो केंद्र या किसी राज्य में बैठी सत्ता है वो ये नहीं जानती कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में किस चीज की जरूरत है, तो इसीलिए क्षेत्रीय दलों का निर्माण किया गया है। वहाँ पे रोजगार, शिक्षा, कृषि, कैसी बुनियादी सुविधाएं वहाँ चाहिए, उनके मुद्दे वहाँ उठाए गए। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय दल केंद्र और राज्य के बीच संतुलन बनाए रखने में भी मदद करते हैं। यानी सीधे सीधे ये क्षेत्र केंद्र और राज्यों से मेल खाते हैं। गठबंधन सरकारों के दौरान इन दलों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जहां गठबंधन की सरकार होती है, यानी बहुत सारी दल मिलकर एक सरकार बनाते हैं, गठबंधन करते हैं, ऐसी स्थिति में और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि वे राष्ट्रीय नीति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। क्षेत्रीय दलों के लाभ, यानी इससे लाभ क्या होते हैं? पहला, स्थानीय समस्याओं का बेहतर प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी जो स्थानीय समस्या है उनका डायरेक्ट बेहतर प्रतिनिधित्व हो पाता है। लोकतंत्र में विविधता और भागीदारी बढ़ती है, यानी लोकतंत्र में और ज्यादा हमें भागीदारी देखने को मिलती है। राज्यों के विकास पर विशेष ध्यान देते हैं और केंद्र सरकार की नीति पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखते हैं। इसके बीच में जो चुनौतियां आती हैं, जैसे क्षेत्रीय दलों की चुनौतियां, उनके बारे में पढ़ते हैं। हालांकि क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कभी कभी वे केवल क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे राष्ट्रीय हित प्रभावित हो जाता है। यानी बहुत बार ऐसे मुद्दे ये उठाते हैं जैसे क्या होता है कि राष्ट्र की जो हित है उसको प्रभावित वो करते हैं, सीधा सीधा प्रभाव उस पर पड़ता है। कुछ दलों पर जाति, धर्म या क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। यानी कई बार हम देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र या के जो लोग हैं वो एक ही जाति के होते हैं, तो वो उस पर जो राजनीति पर प्रभाव डालते हैं, इनका आरोप भी वहां देखने को मिलता है। इससे राष्ट्रीय एकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्ष के बिना क्वेश्चन बिल्कुल अधूरा है, जरूर लिखिएगा, चाहे 2 लाइनों का लिखे चाहे 4 लाइनों का। हो सके तो उदाहरण भी आप अपने आंसर में ऐड किया कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका आंसर ऐसा लगता है एग्जामिनर को पढ़ते वक्त कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, अंततः क्षेत्रीय दल भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय दल है वो भारतीय राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग अदा करते हैं। वो लोकतंत्र को अधिक प्रतिनिधित्व और सहभागी बनाते हैं तथा स्थानीय मुद्दों पर राष्ट्रीय मंच तक पहुंचते हैं। यानी डायरेक्ट जो है वो राष्ट्रीय लेवल तक भी हमारे बातों को पहुंचाने में मदद करती है। यद्यपि इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, यानी हर चीज के 2 पहलू होते हैं, हमें इसके नकारात्मक सकारात्मक दोनों पहलू, यानी हमें इसके फायदे होते हैं तो इसके में आने वाली चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं। फिर भी भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए क्षेत्रीय दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यानी भारत जो इतना बड़ा देश है, इसमें प्रत्येक क्षेत्र को समझने के लिए हमें इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल ये निभाता है। वे संघीय व्यवस्था को मजबूत करने और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुनावी राजनीति में लिंग की भूमिका का परीक्षण कीजिए। यानी चुनाव के समय पर जो लिंग होता है, यानी जो हमारा जेंडर होता है, वो किस तरीके से भूमिका निभाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था, यानी इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे हमेशा। प्रस्तावना, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावी राजनीति बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यानी हम देखते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव के जरिए ही प्रतिनिधित्व को चुन पाते हैं। चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधित्व का चयन करती है। चुनावी राजनीति लिंग या जेंडर के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, क्योंकि महिलाओं और पुरुषों की राजनीतिक भागीदारी, अवसर और प्रतिनिधित्व समान नहीं होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि पुरुष और महिलाओं की जो राजनीतिक भागीदारी है वो समान नहीं होती है, इसलिए जेंडर जो है इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाता है। लंबे समय तक राजनीति में पुरुषों का ही प्रभुत्व रहा है। यानी हम देखते हैं कि पहले से जो है पुरुषों का ही प्रभुत्व चला आ रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे महिलाएं भी इसमें शामिल होने लगी हैं। लेकिन समय के साथ महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। फिर भी चुनावी राजनीति में लिंग आधारित असमानता आज भी मौजूद है। हम देखते हैं कि महिलाओं को 1/3 सीट मिलती है, यानी 50% का, हर जगह नहीं, कहीं कहीं पे 50% भी है, लेकिन 1/3 सीट मिलती है। यानी अभी भी हम कहीं कहीं पर देख सकते हैं कि भागीदारी समान नहीं है। ठीक है, चुनावी राजनीति में लिंग का महत्व, यानी चुनाव के समय जो लिंग है वो कैसे महत्व रखता है। लिंग का संबंध केवल महिला पुरुष की पहचान से नहीं है, बल्कि समाज में उनकी भूमिका, अधिकारों और अवसरों से भी है। हम ये नहीं कहते सिर्फ महिलाएं और पुरुष, यानी सिर्फ राजनीति में नहीं, हम देखते हैं कि समाज में उनकी भूमिका, उनके अधिकार, उनके अवसर कैसे हैं। चुनावों में मतदाता, उम्मीदवार और राजनीतिक दल सभी स्तरों पर लिंग की भूमिका दिखाई देती है। महिलाओं और पुरुषों के मतदान व्यवहार, राजनीतिक प्राथमिकताओं तथा चुनाव लड़ने के अवसरों
में अंतर देखा जा सकता है। यानी हम दोनों ही व्यवस्था में देखते हैं, जब भी राजनीति होती है, समाज की बात होती है, तब हम देखते हैं कि पुरुष और महिलाओं के अधिकारों में कितना अंतर है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी की अब बात कर लेते हैं। भारत में महिलाओं की स्वतंत्रता के बाद से ही मतदान का अधिकार प्राप्त हो गया था। जैसे ही भारत आजाद हुआ तभी से महिलाओं को भी अधिकार मत देने का मिल गया था। आज महिलाएं बड़ी संख्या में मतदान करती हैं और कई राज्यों में उनका मत प्रतिशत पुरुषों के बराबर या उससे अधिक भी हो जाता है। इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है और महिलाओं की बढ़ती जागरूकता और शिक्षा ने उनकी राजनीतिक भागीदारी को भी बढ़ा दिया है। यानी हम देख सकते हैं कि कहीं पर हम देखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से भी ज्यादा है और कहीं पर बराबरी का भी हम भागीदारी देख सकते हैं। महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति, हालांकि मतदान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन निर्वाचन प्रतिनिधियों के रूप में उनकी संख्या अभी भी कम है। यानी वही आरक्षण की बात मैंने कही सीटों पर, कि हम ये तो कह सकते हैं कि मतदान के समय उनकी संख्या बराबर या उससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन कई बार हम उनके प्रतिनिधित्व की संख्या में कमी ही देखते हैं। संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पुरुष की तुलना में काफी कम रहता है। यानी संसद में और पंचायती व्यवस्था में, जैसे आर्टिकल 73 में शायद आर्टिकल 73 में जो महिलाओं को आरक्षण की बात की गई है, वहां पर 1/3 सीट महिलाओं को मिलती है। यानी आप देख सकते हैं कि आप उदाहरण में दे सकते हैं कि महिलाओं को संसद और राज्य व्यवस्था में कैसे आरक्षण मिलता है, कैसे पूरा जो है पुरुषों की तुलना में कितनी कमी मिलती है सीटों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिंग आधारित चुनौतियां, यानी हमें कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चुनावी राजनीति में महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे सामाजिक रूढ़िवादिता, यानी राजनीति में आज भी पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है। यानी अभी भी ऐसा माना जाता है कि राजनीति सिर्फ पुरुषों के लिए बनी है, महिलाओं के लिए नहीं बनी है। आर्थिक संसाधनों की कमी, चुनाव लड़ने में धन की आवश्यकता होती है और कई महिलाओं के पास वो नहीं होता है। कई बार महिलाओं के पास धन नहीं होता है, इसलिए वो चुनाव में खड़ी नहीं हो पाती हैं। शिक्षा और जागरूकता की कमी, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की राजनीतिक जानकारी से वंचित रहती हैं, इसलिए वो कई बार भाग नहीं ले पाती हैं राजनीतिक कार्यों में। पारिवारिक जिम्मेदारियां, यानी महिलाओं के पास घर के इतने काम होते हैं, घरेलू कार्य, परिवार की जिम्मेदारी और इनके कारण वो राजनीति में सक्रिय भागीदारी में कठिन हो जाती है। यानी वो डायरेक्ट जो कई बार जैसे घरेलू काम हो गए, परिवार की जिम्मेदारी हो गई, इस वजह से वो राजनीति में सक्रिय भागीदारी नहीं निभा पाती हैं। राजनीतिक हिंसा और सुरक्षा संबंधी समस्याएं, कई बार महिलाओं को राजनीतिक गतिविधियों में असुरक्षा का भी अनुभव होता है। यानी कई बार वो देखती हैं कि शायद उनके लिए सुरक्षित इतनी राजनीति नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो उनके सामने चुनौतियां आती हैं। महिला आरक्षण का महत्व, महिलाओं की राजनीति भागीदारी बढ़ने के लिए स्थानीय स्वशासन संस्था जैसे कि पंचायती और नगर निगमों में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था की गई है। यानी महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। इसमें लाखों महिलाएं राजनीति में आई हैं और नेतृत्व की भूमिका भी निभा रही हैं। हाल के वर्षों में संसद और विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिससे भविष्य में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बढ़ने की संभावना है। यानी हम बहुत सारे ऐसे कानून भी देखते हैं, ऐसे नीतियां भी देखते हैं जिसमें महिलाओं को और आरक्षण दिया जा रहा है और भागीदारी महिलाओं की बढ़ती जा रही है और भविष्य में और ज्यादा बढ़ेगी, इसकी अनुमान भी लगाया जा सकता है। चुनावी राजनीति पर लिंग का प्रभाव, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने चुनावी मुद्दों को भी प्रभावित किया। यानी हम देखते हैं कि महिलाओं की जैसे भागीदारी बढ़ती जा रही है, उस तरीके से चुनाव के मुद्दे भी परिवर्तित होते जा रहे हैं। अब आप देखते हैं कि कई चुनावी मुद्दों में महिलाओं के बारे में, जैसे महिलाओं को हम इतने महीने के पैसे देंगे या फिर उनको ऐसे काम करवाएंगे। यानी कुछ मैं उदाहरण देना चाहती हूँ, आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं कि आपके राज्य में महिलाओं को क्या अलग से अधिकार मिले हुए हैं। तो आप देखते हैं कि चुनावी मुद्दों के लिए लोग महिलाओं को और ज्यादा भागीदारी बनाते हैं। अब राजनीतिक दल महिला की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मातृत्व लाभ और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान देते हैं और महिला मतदान चुनावी परिणामों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण शक्ति बन जाती है। यानी हम देखते हैं कि आज भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं के जो वोट है वो बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। घर घर से जो महिलाएं हैं, अगर आप एक ऐसे कानून बना दो जिससे किसी के घर की महिला को फायदा हो रहा है, तो ऑफ कोर्स उस घर के सारे लोग वोट बैंक जो है मैक्सिमम उसी को देंगे जिसको वो महिला दे रही है। यानी एक तरीके से महिलाओं से भी प्रभावित होता है चुनाव। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। निष्कर्षतः
चुनावी राजनीति में लिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को अधिक समावेशी और मजबूत बनाते हैं। यानी हम देखते हैं कि महिलाओं की जो राजनीतिक भागीदारी है वो लोकतंत्र को और मजबूत बनाने का कार्य करती हैं। यद्यपि महिलाओं को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे घरेलू समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं। बढ़ती भागीदारी भारतीय लोकतंत्र का एक सकारात्मक संकेत देती है। राजनीतिक दलों, सरकार और समाज को मिलकर महिलाओं के समान अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि चुनावी राजनीति में लैंगिक समानता स्थापित की जा सके। हमें यानी ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए जिसमें महिलाओं को और अधिक अवसर मिले और ज़्यादा उनकी भागीदारी बढ़ सके। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सार्वजनिक सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। यानी जो सार्वजनिक मामले हैं, सेवाएं हैं, उनमें जो पिछड़े वर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए जो जैसे ओबीसी, एससी हैं, एसटी हैं, उनके लिए जो आरक्षण दिया जाता है उनके बारे में हमें व्याख्या करनी है। हमेशा इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। भारत एक लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य है, यानी एक आज़ाद स्वतंत्र राज्य है जिसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है। भारतीय समाज में कुछ वर्ग लंबे समय तक सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े रहे। इन वर्गों के विकास और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार ने आरक्षण व्यवस्था को लागू किया है। यानी वे वर्ग जो कुछ बहुत लंबे समय तक एक सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े रहे, जिनके साथ शोषण किया गया या शोषण हुआ है, उनके विकास, उन वर्गों जो वो समाज के साथ साथ एक साथ चल सके, इसलिए उन्हें आरक्षण दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे ओबीसी भी ऐसा ही एक वर्ग है जिसे सार्वजनिक सेवा और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया जाता है। यानी ओबीसी के लिए अलग से आरक्षण नौकरी में, शिक्षा में और भी कई जगह पर दिया जाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का अर्थ क्या होता है? अन्य पिछड़ा वर्ग उन जातियों और समुदायों का समूह है जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े माने जाते हैं, लेकिन वे अनुसूचित जाति यानी एससी या अनुसूचित जनजाति एसटी की श्रेणी में शामिल नहीं होते हैं। यानी ओबीसी वो होते हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी किसी ना किसी वजह से वो पिछड़े वर्ग में रहते हैं। इन वर्गों की पहचान केंद्र और राज्य द्वारा तैयार की गई सूची के आधार पर की जाती है। आरक्षण का संवैधानिक आधार। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए। यानी भारतीय संविधान में सबके लिए न्याय कानून बनाए गए हैं, सामाजिक न्याय के लिए, समाज में हर वर्ग के लिए। संविधान के अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) में सरकार को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष व्यवस्था करने का अधिकार देते हैं। यानी संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो समाज में पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और समाज में आगे बढ़ने के लिए अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 16(4) के अनुसार यदि किसी पिछड़े वर्ग का सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है तो उसके लिए आरक्षण दिया जाएगा। यानी जब हम देखते हैं कि कंपनियों में या सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है पिछड़े वर्ग के लिए। मंडल आयोग और ओबीसी संरक्षण। वर्ष 1979 में केंद्र सरकार ने बंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया था। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की जो थी वो इस मंडल आयोग की अध्यक्ष बनी। आयोग ने देश में पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन किया। अपनी रिपोर्ट में ओबीसी वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की और वर्ष 1990 में इस सिफारिश को लागू किया गया। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में भी इस व्यवस्था को मान्यता प्राप्त की गई। यानी मंडल आयोग की स्थापना जो की थी बंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने की थी और इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। इसमें 27% आरक्षण की सिफारिश की गई थी जिसे 1990 में लागू कर दिया गया। सार्वजनिक सेवाओं में ओबीसी आरक्षण। केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्र सरकार की नौकरियों और विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाता है। यह आरक्षण भर्ती के समय लागू होता है ताकि पिछड़े वर्ग को सरकारी सेवाओं में पर्याप्त अवसर मिल सके। हालांकि क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले आर्थिक रूप से समृद्ध ओबीसी परिवार को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। यानी कुछ ओबीसी के अंदर आने वाले परिवार ऐसे भी हैं जो क्रीमी लेयर के ऊपर हैं, उनको ये नहीं मिलता है। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण का लाभ वास्तव में
जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे, यानी जो जिनको हकीकत में जरूरत है आरक्षण की, सिर्फ उन्हीं लोगों तक ये पहुंचे। ठीक है, अगला है आरक्षण के उद्देश्य, यानी आरक्षण देने का कारण, हमें आरक्षण क्यों देना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या था, ये बताते हैं कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का उत्थान, यानी उन्हें समाज और शिक्षा के मार्ग में जो है उनका उत्थान हो सके। सरकारी सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना, यानी सरकारी सेवाओं में और अधिक उनका प्रतिनिधित्व बढ़ सके। समान अवसर और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। आर्थिक सामाजिक असमानता को कम किया जा सके और समाज में कमजोर वर्गों को सशक्त बनाया जा सके, यानी बिल्कुल सभी लोगों को समान रूप दिया जा सके। महत्व और प्रभाव, ओबीसी आरक्षण ने लाखों लोगों को सरकारी नौकरियां और उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किए। इससे पिछड़ा वर्ग को सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ और उनकी आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिला, यानी धीरे धीरे जो है ओबीसी को आरक्षण मिला, लाखों लोगों को नौकरियां मिली, शिक्षा मिली, इससे उनका जो है उत्थान होना शुरू हुआ। इसके माध्यम से प्रशासन और सरकारी संस्थाओं में विविधता भी बढ़ी है। निष्कर्ष की तरफ आते हैं, निष्कर्ष के बिना क्वेश्चन बिल्कुल अधूरा है। सार्वजनिक सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण भारतीय संविधान के सामाजिक न्याय की भावना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी हम जब समाज के न्याय की बात करते हैं, न्याय की भावना की बात करते हैं, तो उस समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है आरक्षण का। यह व्यवस्था पिछड़े वर्गों को समान अवसर प्रदान करने और उन्हें विकास का मुख्य धारा से जोड़ने में सहायक सिद्ध होती है, यानी हम जब विकास की बात करते हैं, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उस समय ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए होती है। यद्यपि समय समय पर इसकी समीक्षा आवश्यक है, फिर भी सामाजिक समानता और समावेशीय विकास के लिए ओबीसी आरक्षण का विशेष महत्व होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और दलीय प्रणाली के विकास की व्याख्या कीजिए। राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण संस्था होते हैं, यानी जो जितने भी राजनीतिक दल होते हैं लोकतंत्र की महत्वपूर्ण संस्थाएं होते हैं। वे जनता और सरकार के बीच एक सेतु यानी एक पुल का काम करते हैं, यानी जुड़ाव का काम करते हैं। राजनीतिक दल चुनावों में भाग लेते हैं, सरकार बनाते हैं और जनता की समस्या और मांगों को शासन तक पहुंचाते हैं, यानी ये वो दल होते हैं जो प्रशासन तक जनता की समस्याओं को पहुंचाते हैं। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी हम देखते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसकी बहुत ज्यादा जनसंख्या है। हर 10 मील पे आप देखें तो नए भाषा, नई संस्कृति के लोग हमें मिलेंगे। तो ऐसे में लोकतंत्र व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हम देखते हैं। भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की दलीय प्रणाली का विकास एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का ही परिणाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दलों का प्रारंभिक विकास। भारत में आधुनिक राजनीतिक दलों का विकास ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगर इसमें नहीं लिखा है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ये तो आपको पता चल गया कि 1885 में की थी, और जिन भी बच्चों का करेक्ट आंसर होगा मैं उसके थंब पर जरूर लाइक करूंगी ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोगों ने करेक्ट किया है। ठीक है, तो आप आंसर देंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ठीक है, भारत में आधुनिक राजनीतिक दलों का विकास हुआ ब्रिटिश शासन के दौरान। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिससे स्वतंत्रता आंदोलनों का नेतृत्व किया गया। इसके बाद विभिन्न राजनीतिक संगठनों का गठन हुआ। फिर जैसे पहले कांग्रेस पार्टी आई, फिर धीरे धीरे और संगठनों का उदय है, जैसे मुस्लिम लीग 1906 में, हिंदू महासभा व अन्य दल इसमें शामिल हुए। इन दलों ने भारत की राजनीति को संगठित रूप प्रदान किया। भारत की जितनी भी राजनीति है उसको एक संगठित व्यवस्था में बनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस सबसे प्रमुख राजनीतिक दल बनकर उभरा, यानी हम देखते हैं कि जिस समय हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय कांग्रेस एक बहुत ही मजबूत दल था। देश के अधिकांश राज्यों और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनी हुई थी, यानी केंद्र से लेकर बहुत सारे राज्यों में जो हम देखते हैं कि कांग्रेस की ही सत्ता चल रही थी। इस कारण प्रारंभिक वर्षों में भारत में एक दलीय प्रभुत्व वाली प्रणाली देखने को मिलती है, यानी हम देखते हैं कि भारत जैसे देश में जैसे ही स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस टाइम जो था कांग्रेस का बहुत प्रभुत्व था। उस समय ही हम देखते हैं कि इस कारण से वर्षों एक दलीय व्यवस्था बहुत ज्यादा प्रचलन में रही। एक दलीय प्रभुत्व का दौर 1952 से 1967, इस समय जो है एक कांग्रेस की ही सत्ता है। लगभग 3 बार कांग्रेस लगातार जीत रही थी। स्वतंत्र भारत के पहले 4 आम चुनाव
3 नहीं, पहले पूरे 4 चुनाव 1952, 1957, 1962, 1967 कांग्रेस का वर्चस्व बना रहा। इस अवधि में कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर सबसे मजबूत दल रहा। हालांकि विपक्षी दल जैसे भारतीय जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी आदि वे इसमें सक्रिय थे, और भी दल इसमें सक्रिय थे, लेकिन उस समय प्रभुत्व कांग्रेस का ही था। वे कांग्रेस को चुनौती देते थे और असफल हो जाते, यानी उस समय वो कांग्रेस को चुनौती देने में असफल थे। राजनीतिक विज्ञान के विद्वान इस दौर को कांग्रेस प्रणाली भी कहते हैं, यानी उस समय के दौर को वो कांग्रेस प्रणाली के नाम से जानते हैं, क्योंकि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में केंद्र जो था वो कांग्रेस ही थे, यानी प्रतिस्पर्धा का जो केंद्र थी वो कांग्रेस पार्टी ही बनी हुई थी। बहुदलीय प्रणाली का विकास 1967 में चुनाव के बाद कांग्रेस की शक्ति में हमें कमी आने लगी। हम देखते हैं कि 1967 से कांग्रेस का जो प्रभुत्व है थोड़ा सा कम होने लगा। कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें भी बनने लगी। इससे भारत में बहुदलीय प्रणाली मजबूत हुई और 1977 में आपातकाल के बाद विभिन्न दलों ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया और केंद्र में पहली बार गैर सरकारी सरकार जो है बनी। हम देखते हैं कि 1977 के आपातकाल के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब एक गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित हुई, यानी कांग्रेस का प्रभुत्व धीरे धीरे कम हो गया। 1980 और 1990 के दशक में क्षेत्रीय दलों का तेजी से विकास हुआ। जाति, भाषा, क्षेत्र और स्थानीय मुद्दों के आधार पर अनेक दल उभरे और इससे भारतीय राजनीति में विविधता और ज्यादा बढ़ी। यानी 1990 और 1980 के दशक में हम देख सकते हैं कि कितनी तेजी से दलों का विकास हुआ। जाति, धर्म व स्थानीय मुद्दों के आधार पर जो है दल बन रहे थे। गठबंधन राजनीति का दौर 1990 के दशक में भारत में गठबंधन राजनीति का दौर शुरू हुआ। कोई भी राजनीतिक दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पा रहा था, यानी कोई भी ऐसा दल नहीं था जिसको एक पूर्ण बहुमत जैसे कि कांग्रेस को मिल रहा था पूर्ण बहुमत, ऐसे नहीं मिल पा रहा था। छोटे छोटे दलों को अलग अलग तरीके से मिल रहा था। परिणाम स्वरूप कई दलों ने मिलकर सरकार बनाने लगे, यानी बहुत सारे दलों ने ऐसा सोचा कि हम एक संगठित, जैसे अभी भी सत्ता में एनडीए की सरकार है, वो एक गठबंधन की ही सरकार है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए जैसे इसके प्रमुख उदाहरण देखने को मिलते हैं। गठबंधन सरकारों ने विभिन्न क्षेत्रों और समूहों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व किया। इससे लोकतंत्र अधिक समावेशी बना रहा। वर्तमान दलीय प्रणाली, आज भारत में बहुदलीय प्रणाली विद्यमान है, यानी हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारे दल मौजूद है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख दलों के साथ साथ अनेक क्षेत्रीय दल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, यानी बड़े बड़े दलों के साथ छोटे छोटे क्षेत्रीय दल भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का प्रमुख शक्ति के रूप में उभर कर आई, यानी जबकि कांग्रेस और अन्य दल विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। यानी बीजेपी हम देखते हैं कि कितनी तेजी से उभर कर आ रही है, यानी ये भी एक गठबंधन की सरकार सामने आई। क्षेत्रीय दल भी कई राज्यों में मजबूत स्थिति रखते हैं और राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और दलीय प्रणाली का विकास स्वतंत्र आंदोलन से लेकर वर्तमान समय तक निरंतर रहा है। प्रारंभिक एक दलीय प्रभुत्व से लेकर आज बहुदलीय और गठबंधन आधारित राजनीति तक भारत ने लोकतांत्रिक परिपक्वता का परिचय दिया। यानी हम देखते हैं कि भारत ने जो है लोकतंत्र होने की कितनी बड़ी बढ़िया डेफिनेशन को प्रस्तुत किया है। भारत राजनीतिक दल लोकतंत्र को मजबूत बनाने और जनता को प्रतिनिधित्व देने तथा शासन को उत्तरदायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी हम देखते हैं कि कैसे राजनीतिक दल सीधे सीधे प्रभावित कर रहे हैं भारत की लोकतंत्र व्यवस्था को। इससे भारतीय लोकतंत्र की सफलता और राजनीतिक दलों और दलीय प्रणाली के योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी हम देखते हैं कि इसने भारत की जो लोकतंत्र व्यवस्था है उसको कैसी सफलता प्राप्त हुई है, इसमें राजनीतिक दलों के साथ साथ क्षेत्रीय दलों की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होते हैं। अगर आपको इसके गेस्ट पेपर या नोट्स वगैरह लेने हैं तो आप हमारे नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। देखिए ये आपका पेपर होता है, ये आपको दोबारा तो करना नहीं है, यानी इसका मतलब ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। आपको जितना आता है, जितना आप इसमें जितना अच्छे से आप इसको लिख सकते हैं, देखिए वर्ड लिमिट के साथ आपको लिखना है। उदाहरण जरूर ऐड कीजिएगा ताकि आपका आंसर जो है और भी ज़्यादा निखर गया है। उदाहरण आप मेन बॉडी में ज़्यादा ऐड कीजिएगा, उससे आपका आंसर ऐसा एग्जामिनर को लगेगा कि बहुत ही मतलब थोड़ा सा डीप लगेगा कि बच्चे को समझ है। ठीक है, तो पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।